जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं वर्ग नवम नवम के अध्याय 1 सब्जेक्ट हो गया रसायन विज्ञान, जिसके शीर्षक है हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे आसपास के परिवेश या हमारे परिवेश। ये अलग अलग शीर्षक है, लेकिन क्वेश्चन भारतीय वन का है और ये लघुतरीय प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है ना। इससे पहले हम अति लघुतरीय प्रश्न, जिसमें 24 प्रश्न आपको दिया गया है, उसका हम वीडियो जारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ पदार्थ के परिभाषा को लिखें। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, मुंह से कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। इसके प्रमुख उदाहरण है, ठोस में लकड़ी, लोहा, पत्थर, द्रव में पानी, जल, दूध, तेल और गैस में हवा, ऑक्सीजन, भाप। ये सब क्या है? पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन थे। उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा लिखें। ठीक है, दोनों एक ही है। द्रव्य मतलब मैटर, वह भौतिक सामग्री या पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये द्रव है और ये द्रव्य है, दोनों में अंतर समझिएगा। तो उसके तीन भाग क्या होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा। तीसरा कह रहा है, ठोस और द्रव में कोई तीन अंतर बताएं। ठीक है ना। तो ठोस और द्रव के अंतर हमने बताया है। अब यहां पर देखिए क्या होता है। पहला, आकार की बात करें तो ठोस निश्चित होता है, द्रव अनिश्चित होता है। आयतन, आयतन दोनों का निश्चित होता है। कणों की स्थिति बात करें तो अणु बहुत पास पास होते हैं ठोस में और मजबूती से बंधे होते हैं। अणु ठोस की तुलना में थोड़े दूर और ढीले होते हैं। ठीक है ना। द्रव में अगर बात करें, अंतराण्विक बल बहुत अधिक मजबूत होता है ठोस में, और द्रव में ठोस की तुलना में कमजोर होते हैं। बहाव की बात करें तो बहने का गुण नहीं होता है और द्रव में बहने का गुण होता है। संपीड़न मतलब किसको हम दबा सकते हैं, मतलब लगभग 9 के बराबर दबाया जा सकता है। ठोसों से अधिक होता है, लेकिन गैसों से कम इसको दबाया जा सकता है। ठीक है। उदाहरण की बात करें तो पत्थर, बर्फ, लकड़ी और लोहा, और पानी, दूध, तेल, शराब, ये द्रव में आते हैं। इसको दबाया नहीं जा सकता, मतलब खुद ही द्रव्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4, ऊर्ध्वपातन क्या है? ठीक है ना। किन्हीं तीन द्रव्यों के नाम लिखे जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे कपूर को गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं। नौसादा, जिसको अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। आयोडीन, नमक बोलते हैं इसको। ठोस, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? उदाहरण है आपके ऊर्ध्वपातन के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 5, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? देखिए, द्रव के हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई द्रव अपनी अवस्था बदलकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान पर द्रव और ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। ठीक है ना। चलिए, अब जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री या 273 केल्विन होता है। गलनांक से अगर संबंध की बात करें तो समानतः किसी शुद्ध पदार्थ का हिमांक और गलनांक समान तापमान पर समान ही होता है। ठीक है। और अगर अशुद्धियों की बात करें, जो प्रभाव डालता है, यदि किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसकी हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात द्रव सामान्य से अधिक ठंडे तापमान पर जगते हैं। जैसे कि आइसक्रीम में अगर मिला दीजिए नमक। चलिए अगला क्वेश्चन है 6, द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ऐसा समझिए, द्रव की गुप्त ऊष्मा उस ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं जो किसी ठोस पदार्थ को द्रव की अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, बिना उसके तापमान में कोई परिवर्तन किए हुए। मतलब बिना तापमान में परिवर्तन किए हुए ठोस पदार्थ को जल की अवस्था में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए,
जब बर्फ को पानी में बदला जाता है तो बर्फ घुलती है, लेकिन इस दौरान उसका तापमान नहीं बढ़ता। जो ऊर्जा इस प्रक्रिया में पदार्थ को बदलने के लिए ली जाती है उसे द्रवण गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है ना। इसका ऐसा ही मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 7वां, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब कोई द्रव अपने क्वथनांक मतलब उबलने की क्रिया बोलते हैं, जब कोई द्रव अपने क्वथनांक तापमान पर होता है तब उसे वाष्प में बदलने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मापन प्रति किलोग्राम द्रव के लिए किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है, दोनों का, द्रवण का भी और वाष्पन का भी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है? ठीक है ना, वाष्पन में वेपोराइजेशन इसको बोलते हैं। तो देखिए, वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि जब कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास या उस सतह से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, जिससे तापमान कम हो जाता है, और इसे एक सरल प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि अपने हथेली पर हम एसीटोन नेल पॉलिश जिसको बोलते हैं, या कोई स्पिरिट अगर हम ले तो आप तुरंत अपनी हथेली पर अत्यधिक ठंडक अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन या स्पिरिट का वाष्पन बहुत तेजी से होता है। वाष्पीकरण की इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा उन्हें अपने हथेली से प्राप्त होती है। जब, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हथेली से ऊष्मा बाहर निकल जाती है तो हथेली का तापमान गिर जाता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। तो इस तरह हम समझते हैं कि इस वाष्पन की क्रिया से हमारे शरीर में ठंडक उत्पन्न होती है या महसूस होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, संघनन क्या है? गैस का संघनन कैसे किया जाता है? देखिए, गैस का द्रव या ठोस अवस्था में बदलना ही संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण के बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे? तो ऐसे समझिए। पहला प्रक्रिया है तापमान कम करके। जब गैस का तापमान कम किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अणु आसपास आ जाते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल उन्हें द्रव अवस्था में बांध लेता है। उदाहरण के लिए, ठंडे पानी से भरे गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदे का जमना, यह है संघनन का उदाहरण। एक दाब बढ़ाकर भी किया जाता है। अब दाब बढ़ाकर कैसे किया जाता है, ऐसे समझिए। गैस पर उच्च दाब डालने से उसको अणुओं के बीच की खाली जगह कम हो जाती है। जब अणु काफी करीब आ जाते हैं तो आकर्षण बल के कारण गैस सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, जिसमें अत्यधिक दाब के कारण गैस को द्रव के रूप में रखा जाता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका गैस का संघनन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाष्पन और क्वथनांक, क्वथन में अंतर स्पष्ट करें, इवेपोराइजेशन और बॉइलिंग में अंतर स्पष्ट करें। तो इस दोनों का अंतर अगर हम देखें तो इस प्रकार है। तापमान की अगर बात करें तो यह किसी भी तापमान पर हो सकता है वाष्पन। यह केवल एक निश्चित और विशिष्ट तापमान पर भी हो सकता है, इसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि अगर जल की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और अगर वेपोराइजेशन वाष्पन की बात करें तो वो किसी भी तापमान पर हमारा पानी वेपोराइज हो सकता है। ठीक है। स्थान, यह केवल द्रव के सतह पर होने वाली एक पृष्ठीय घटना है, और यह द्रव के संपूर्ण भाग पर होने वाली घटना है। वेपोराइजेशन जल के ऊपरी सतह पर होता है, और क्वथनांक पूरे जल को उबालता है। प्रक्रिया की गति, यह एक धीमी और शांत प्रक्रिया और एक तेज और उबलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। इसमें कोई बुलबुला नहीं आता है, इसमें द्रव के भीतर वाष्प के बदलने पर बुलबुला आता है। ठीक है। ऊर्जा की अगर बात करें, यह आसपास से ऊष्मा अवशोषित करता है। इसमें बाहरी स्रोत से लगातार ऊष्मा देनी पड़ती है।
किसी चीज को उबलने के लिए। उदाहरण के लिए धूप में कपड़ों का सूखना, गीले फर्श का सूखना, ये सब उदाहरण है वाष्पन का। और पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना, इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। देखिए गैस का दाब क्या है, गैस के कणों द्वारा किसी बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर टकराने के कारण जो बल लगता है उसे गैस का दाब कहते हैं। दाब का सूत्र क्या होता है, दाब को P से डिनोट किया जाता है, F/A, मतलब जहां बल है और एक क्षेत्रफल A है, बल बाई क्षेत्रफल। गैस को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसको हम एटीएम से नाप सकते हैं, बार से नाप सकते हैं, टॉर से भी नाप सकते हैं। ठीक है ना, ये सभी इसका यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये किस पर निर्भर करता है। पहला, ये तापमान पर निर्भर करता है, मतलब ताप बढ़ने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे दीवारों से अधिक तेजी और अधिक बार टकराते हैं और दाब बढ़ जाता है। आयतन पर निर्भर करता है, गैस को हम कम जगह में रखने पर अणुओं को दीवारों से टकराने के लिए कम दूरी तय करनी होती है, जिससे दाब बढ़ जाता है। और अणुओं की संख्या, बर्तन में गैस अणुओं की संख्या बढ़ाने पर दीवारों से होने वाली टक्करें बढ़ जाती है, जिससे दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 12, कह रहा है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होती है, इसका कारण बताइए। तो देखिए ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि उनके घटक कण, अणु या परमाणु से जो बना होता है, एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। इनके बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल, इसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, बहुत अधिक होता है, जिससे कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। परिणाम स्वरूप कण अपनी जगह से स्वतंत्र रूप से हिल डुल नहीं सकता और केवल अपने स्थान पर ही कंपन करता है। इसीलिए ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रव का वाष्पन कैसे होता है। अब देखिए द्रव का क्वथन, वाष्पन को हम क्वथनांक से जोड़ते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव को धीरे धीरे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन, जिसका इवेपोरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया द्रव के सतह पर होती है, जहां पानी के अणु ऊर्जा प्राप्त करके वायुमंडल में मिल जाते हैं। अब वाष्पन जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी। ठीक है, जैसे कपड़ा जल्दी सूखते हैं और फैलाने पर ज्यादा जल्दी सूखा जाता है। ठीक है ना, तापमान, तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वाष्पन की दर तेजी से बढ़ जाती है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी की मात्रा कम होने पर वाष्पन तेजी से होता है, नमी अधिक होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। और अंत में आपको है वायु, वायु की गति, हवा तेज चलने पर वाष्प के कण हवा में उड़ जाते हैं, जिससे वाष्पन तेजी से होता है। तो 4 चीजें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट डाउन कीजिएगा सावधानी पूर्वक। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है, ये आपसे पूछा है। देखिए पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था अत्यंत ऊर्जावान और आयनीकृत गैस होती है। प्लाज्मा ठोस, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ऐसा समझिए, हम लिखे यहाँ पर प्रकाश तकनीक में, लाइटिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टीवी में, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसके हम न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करते हैं। सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर के चिप निर्माण में, जो हम मोबाइलों में प्रयोग करते हैं। धातुओं के कटिंग और वेल्डिंग में, जिससे कारण हम वेल्डिंग करते हैं तो लोहे को। सतह उपचार, सरफेस ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में और स्वास्थ्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला क्वेश्चन है 15, इसमें 4 क्वेश्चन है, उसका कारण बताना है कि गर्म
पके हुए खाद्य पदार्थ का गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ का गंध का एहसास हमें उसके निकट जाने पर ही होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, गर्म खाने की कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिससे वे तेजी से हवा में फैलते हैं। इसके विपरीत ठंड खाने के कणों की गतिज कम ऊर्जा कम होती है, इसलिए उसकी महक सीमित रहती है। इसीलिए हमें गर्म खाने की महक जल्दी आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है, क्यों? तो देखिए, कपूर बिना कोई अवशेष छोड़े इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि यह ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया में कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस बीच में तरल अवस्था में नहीं बदलता, जिससे कारण पीछे कुछ नहीं बचता है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है, बर्तन के दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है, क्यों? देखिए, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, उनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इस कारण गैस के कण सभी दिशाओं में तीव्र और अनियमित गति से घूमते हैं। घूमते हुए ये कण आपस में और बर्तन के दीवारों से लगातार टकराते हैं। कणों के दीवार से टकराने के कारण प्रति इकाई क्षेत्रफल पर एक बल उत्पन्न होता है, जो बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है। ठीक है ना? अगर बर्तन है, इसके अंदर अगर हवा है, तो ये दीवार पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं बाहर आने के लिए, क्योंकि इससे कण में गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये अंतिम क्वेश्चन आपका है कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? तो देखिए, क्वथनांक पर द्रव का ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि बाहर से दी जाने वाली उष्मा तापमान बढ़ाने के बजाय द्रव के अणुओं के बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने और उसकी अवस्था को बदलने में उपयोग होता है। इस छिपी हुई उष्मा को ही वाष्पन की गुप्त उष्मा भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आपका 15 क्वेश्चन का संकलन था, लघुतरीय प्रश्न का। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी करना है। अच्छा, इसको शेयर लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना है, लाइक भी करना है, और आपको कुछ और भी चाहिए तो कमेंट भी करना है। ठीक है, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।